नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और मैं हूं आपके साथ अनुपम। सबसे पहले बात कर रहे हैं लाख टके की बात में। काशी में कल मध्य क्षेत्र की बैठक होगी जिसमें हिस्सा लेने अमित शाह पहुंचे हैं। यूपी, उत्तराखंड, एमपी, छत्तीसगढ़ के सीएम भी शामिल हैं। उसके बाद जानेंगे समाजवादी पार्टी ने अपने 7 बागी विधायकों में से 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, जिसके बाद वार पलटवार भी जारी है। और साथ ही आपको बताएंगे संबल में मुहर्रम से पहले सीओ अनुज चौधरी ने प्रशासनिक गाइडलाइन का हवाला दिया। 10 मीटर से ऊंचे नहीं होंगे ताजिए। और फिर बताएंगे लखनऊ में सीएम आवास पर जनता दर्शन में पहुंची मुरादाबाद की बच्ची ने कैसे एडमिशन की गुहार सीएम से लगाई है। सीएम योगी के निर्देश पर महज 3 घंटे में स्कूल में एडमिशन हो गया है। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी में है। इस खबर की एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से गृह मंत्री अमित शाह सीधा काल भैरव मंदिर गए हैं। काल भैरव मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह ने दर्शन पूजन किया। होटल ताज में आज सीएम योगी ने अमित शाह को रात्रि भोज दिया। होटल में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सीएम भी पहुंचे हुए हैं। कल मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सभी को हिस्सा लेना है। सुरक्षा के साथ कई अहम मुद्दों पर इस मीटिंग में चर्चा होगी। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी आज वीवीआईपी जोन बना हुआ है। देश के गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी शासित 4 राज्यों के मुख्यमंत्री यहां मौजूद हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर वाराणसी में हैं। अमित शाह ने बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर सीएम योगी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद अमित शाह सड़क मार्ग से बाबा काल भैरव के दर्शन करने पहुंचे। बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन के बाद अमित शाह नदीसर में ताज होटल पहुंचे। सीएम योगी ने अमित शाह के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। इस दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद रहे। 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक पहली बार वाराणसी में हो रही है। इसमें 4 राज्यों समेत देश की सुरक्षा और विकास के कई अहम बिंदुओं पर चर्चा होगी। सेंट्रल जोन वाले राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या मुस्लिमों पर चर्चा होगी। साथ ही भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा पॉक्सो, महिला अपराध समेत सुरक्षा से जुड़े बाकी मामलों पर भी चर्चा होगी। साथ ही हिमालय से जुड़ी नदियों को जोड़ने, पर्यावरण, खनन, कृषि, धार्मिक पर्यटन जैसे अहम मुद्दों पर भी बैठक में शामिल रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग में शामिल होने के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी वाराणसी पहुंचे। पुष्कर सिंह धामी ने बाबा विश्वनाथ के धाम जाकर दर्शन पूजन किया और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद दिया। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने काल भैरव के दरबार में भी हाजिरी लगाई। काशी के कोतवाल काल भैरव का दर्शन पूजन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और एसपी ने अपने 3 बागी विधायक अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज कुमार पांडे को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। एसपी के मुताबिक सभी पर पीडीए के खिलाफ काम करने का आरोप है। बागी विधायकों का कहना है कि एसपी में पीडीए के खिलाफ भी काम हो रहा है। वहीं एसपी सांसद ने पार्टी के एक्शन को सही बताया है। राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने वाले 7 विधायकों में से 3 को एसपी ने निष्कासित कर दिया है। बागी विधायक अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज कुमार पांडे को पार्टी अनुशासन के खिलाफ काम करने पर निकाला गया है। वहीं मनोज पांडे ने एसपी के इस फैसले को हास्यास्पद बताया है। आदरणीय अमित शाह जी की गरिमामयी उपस्थिति में मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुका हूं। अब सवाल है, मैं भी हतप्रद हूं और ये घटना हास्यप्रद भी लगती है। एसपी की तरफ से बागी विधायकों पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया गया। 2024 में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के सभी 8 उम्मीदवारों को जीत मिली थी। संख्या बल के आधार पर
बीजेपी सिर्फ 7 कैंडिडेट ही राज्यसभा भेज सकती थी। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 कैंडिडेट मैदान में थे। एसपी के 7 बागी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसकी वजह से बीजेपी के 8वें कैंडिडेट संजय सेठ जीत गए थे, जबकि एसपी के तीसरे कैंडिडेट को हार मिली थी। एसपी से निष्कासित राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी रास्ता भटक गई है, पीडीए का कोई मतलब नहीं है। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात ना करें तो ठीक रहेगा और राम और राफ्ट के साथ राजनीति की जाएगी और राम और राफ्ट के साथ खड़ा था, इसीलिए बागी कहा गया। रामचरितमानस जलाई गई, फुकवाई गई। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध किया कि स्पष्टीकरण मांगिए, नोटिस दीजिए, नहीं किया गया। तो जहां राम का सम्मान नहीं, जहां राफ्ट के साथ नहीं, वहां राजनीति करना संभव नहीं हो सकता। 2024 में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद बीजेपी ने कहा था कि एसपी विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट किया। वहीं एसपी का आरोप है कि बीजेपी की शह पर विधायकों ने बगावत की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। समाजवादी पार्टी के 3 विधायकों को पार्टी ने बाहर करने पर एसपी सांसद आरके चौधरी का कहना है कि अब तक ये बचे हुए थे, यही बड़ी बात थी। जिन 4 विधायकों पर एक्शन नहीं हुआ, उन पर भी पार्टी की नजर है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि एसपी अपने ही कार्यकर्ताओं पर उत्पीड़न कर रखी है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि गद्दारों की जगह पार्टी में नहीं होनी चाहिए, उन्हें बाहर ही होना चाहिए। ऐसा निकालना चाहिए तो पहले ही निकाल देना चाहिए था। जो उनकी एक्टिविटी थी वो समाजवादी पार्टी की नीतियों के खिलाफ थी, तो निश्चित तौर पे वो अब तक बने रहे, यही बहुत बड़ी बात है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्देश पर अगर निकाल दिया गया है तो निश्चित तौर पे ये अच्छा कदम है। इससे हमारे पार्टी को बल मिलेगा। निश्चित तौर पे खाली छूट नहीं दी गई है, उनके बारे में पैनी निगाह है। अगर वो एक्टिविटी गड़बड़ करेंगे, समाजवादी पार्टी में रहना चाहते हैं या एक अलग लाइन है, समाजवादी पार्टी से बगावत कर रहे हैं, अलग लाइन है, निश्चित तौर पे उनके साथ भी विचार करके या उनका अध्ययन करके रद्द किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सांस्कृतिक विचारधारा है और हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। जबकि समाजवादी पार्टी तरह तरह के आरोप लगाकर अपने ही कार्यकर्ताओं पर जुल्म जाती लगातार कर रही है और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व तनाव में है, जमीन उनकी खिसक चुकी है। अभी भी उनके कार्यकाल की गुंडई अराजकता को लोग भूले नहीं है। आज उत्तर प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, लाइन ऑर्डर के मामले में बन चुका है और लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है। 3 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता निकाल दिया, जबकि 4 विधायकों को अभी छूट दे रखी है। देखिए, उन्होंने, उनका पार्टी का मसला है और गद्दारों को क्या पार्टी में रखा जाएगा? जो गद्दारी कर रहे हैं उनको पार्टी से बाहर कराया जाएगा। अनिल राजभर ने 3 एसपी विधायकों के निष्कासन पर कहा कि अभी तो ये शुरुआत है, आगे बहुत लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जो भी सच्चाई और विकास के साथ खड़ा होगा एसपी उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि जो हमें तोड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन वो खुद अपने ही विधायकों को हटा रहे हैं। सच्चाई के साथ खड़ा होगा, जो भी उत्तर प्रदेश के विकास के साथ खड़ा होगा, वो समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अभी तो ये शुरुआत है, एक बहुत लंबी फेहरिस्त है। आप चुनाव आते आते आप देखिएगा बहुत लोगों को उनको निकालना पड़े। जो भी सच्चाई की बात कहेगा उसके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे, जो भी यहाँ के कानून व्यवस्था की प्रशंसा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वो तो हमको तोड़ने की बात कर रहे थे कि 2 मिनट में तोड़ देंगे, और खुदा अपनी पटिया तोड़ रहे हैं। वो तो खुदा अपनी पटिया तोड़ रहे हैं। तो क्या लगता है ये उसी का खामियाजा है जो आपको तोड़ने की बात कही थी, तो अपनी पार्टी में वो खुद अपने टूट रहे हैं, तोड़ रहे हैं अपनी पटिया को। हमको का तोड़ेंगे? हम तो कहे थे ना कि वो 2 मिनट के कहे थे, हम 24 घंटा के चैलेंज दिए थे। तो चैलेंज हमारा स्वीकार करना सबके बस का नहीं है। और सपा से निकाले गए गोसाईगंज विधायक अभय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। अभय सिंह ने लिखा है कि मैं जिस सपा से जुड़ा था वो डॉक्टर लोहिया की विचारधारा से जुड़ी थी। डॉक्टर लोहिया भगवान राम में आस्था रखते थे। डॉक्टर लोहिया कहते थे भारत की आत्मा में राम, कृष्ण और शिव का वास है। अभय सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा है कि डॉक्टर लोहिया रामायण मेले का आयोजन करते थे, लेकिन आज वही पार्टी
उन लोगों की पक्षधर बन गई है जो रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ को जलाते हैं। अभय सिंह ने लिखा है आगे कि मेरे हृदय को सबसे बड़ा आघात तब पहुंचा जब राम मंदिर निर्माण के बाद सभी समाजवादी पार्टी विधायकों को दर्शन पर रोक लगा दी गई। मुझे स्पष्ट रूप से कहा गया दर्शन ना करना ये पार्टी की गाइडलाइन है। अभय सिंह ने अपने पोस्ट में पूछा, क्या मैं अयोध्या का बेटा होकर भी अपने आराध्य श्री राम के दर्शन न करूं? क्या मेरी आस्था और मेरा धर्म राजनीति से छोटा है? समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा सिर्फ सत्ता पाने के लिए गढ़ा, लेकिन सत्ता में आते ही वो नारा एक वर्ग विशेष और परिवार विशेष के हित में बदल जाता है। संभल में मुहर्रम पर 10 फीट से ऊंचे ताजिए नहीं निकालने के निर्देश दिए गए हैं। संभल सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि मुहर्रम पर पेड़ और बिजली लाइन को नहीं काटा जाएगा। डीजे वालों को भी आवाज तय मानकों में रखने का निर्देश है। वहीं इमरान मसूद ने संभल सीओ को विकृत मानसिकता वाला आदमी बता दिया है। देखिए, 10 फीट से ऊपर कोई भी ताजिया नहीं होगा। वो तो मानसिक रूप से विकृत आदमी है, उसको पता ही नहीं है कि वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। संभल में मुहर्रम में निकाली जाने वाली ताजिया को लेकर गाइडलाइन सुर्खियों में है। संभल सीओ अनुज चौधरी का कहना है कि गाइडलाइन के मुताबिक ताजिया 10 फीट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। चंदौसी कोतवाली में शांति समिति की मीटिंग में शासन की गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी गई। मुहर्रम के लिए भी बताया गया सबको, भाई 10 फीट से ऊपर के ताजिए 10 फुट से ज़्यादा ऊंचाई नहीं होगी। और पिछले वर्ष की बात ही जिस तरह से हुआ था, इस बार भी उसी तरह से सबको सहयोग करना है। और 10 फीट से ऊपर कोई भी ताजिया नहीं होगा। कोई लाइट, जहाँ बीच में कोई लाइट के तार आते हैं या कोई पेड़ आता है तो वो अनावश्यक वो नहीं कटेंगे। तो इसलिए सबको बताया गया, पहले से बुला के बताया गया, हर आदमी को बताया गया। मुहर्रम से पहले सीओ अनुज चौधरी के फरमान से खलबली मच गई है। सीओ ने कहा कि जो व्यक्ति ताजिया निकालता है वही निकालेगा। अगर वो नहीं निकाल पा रहा तो उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति ताजिया नहीं निकालेगा। ये सरकार का आदेश है, शासन का आदेश है। ये हमारा अपना कोई भी चीज़ हम करते हैं या बताते हैं तो वो शासन के अनुसार बताते हैं, अपनी मर्जी से नहीं करते, उसे कोई हम ही कर रहे हैं। जो मनसा सरकार के अनुसार जो गाइडलाइन में जो सब लोगों के हित में होता है वो चीज़। संभल में चंदौसी के सीओ अनुज चौधरी के ताजिया पर दिए बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने संभल सीओ अनुज चौधरी को मानसिक विकृति वाला आदमी बता दिया है। वो तो मानसिक रूप से विकृत आदमी है, उसको पता ही नहीं है कि वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। वर्दी पहनी है, वर्दी समाज के अंदर मोहब्बत के लिए होती है। वर्दी पहनी है तो वर्दी का मान रखें, सम्मान रखें वर्दी का, और पूरी तरीके से वो बातें करें जो कानून सम्मत है। मुहर्रम, सावन के महीने और गणेश चतुर्थी को लेकर मीटिंग हुई। सरकार की गाइडलाइन के बारे में संभल सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि ताजिए की ऊंचाई 10 फीट की रखी जाएगी। मुहर्रम पर ना तो कोई पेड़ काटा जाएगा ना बिजली की लाइन। संभल सीओ ने डीजे वालों को भी निर्धारित आवाज रखने के निर्देश दिए। वहीं सरकारी गाइडलाइन को लेकर अब सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। लखनऊ में जनता दर्शन के दौरान एक बच्ची ने सीएम योगी से स्कूल में एडमिशन कराने की बात कही। सीएम योगी ने बच्ची की बात को मुस्कुराते हुए सुना। 5 साल की बच्ची का नाम वाची है जो मुरादाबाद की रहने वाली है। उसकी नन्ही पुकार सुनकर सीएम योगी ने फौरन अधिकारियों को निर्देश दिए और बच्ची का एडमिशन भी हो गया। सीएम योगी एक तरफ जहां सख्त प्रशासनिक फैसलों के लिए जाने जाते हैं, वहीं दूसरी ओर उनका एक मानवीय, सरल और बच्चों से आत्मीयता वाला रूप भी समय समय पर सामने आता है। सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित जनता दर्शन में कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला जब मुरादाबाद से आई एक नन्ही बच्ची ने सीएम योगी से सीधे और मासूम अंदाज में कहा, स्कूल जाना चाहती हूँ, आप मेरा एडमिशन करा दीजिए। यानी तो स्कूल नहीं जाना चाहती है? नहीं, स्कूल जाना चाहती हूँ। तो फिर क्या चाहते हैं? फिर क्या चाहती है? कह रही हूँ, हाँ, आप स्कूल में एडमिशन करवा दो। अच्छा, एडमिशन? हाँ। अच्छा, कौन क्लास में? सील गुप्ता में। अरे कौन क्लास में? और वो नाम नहीं पता ना मुझे। अच्छा, 10th में कराएं, 11th में कराएं? इसका एडमिशन करो भाई, इसका एडमिशन हर हाल में हो जाए।
घबराओ, ठीक है ना, स्कूल एडमिशन होगा, ठीक है। बच्ची का नाम बाची है, वो मुरादाबाद की रहने वाली है। बच्ची की हाजिर जवाबी और मासूमियत ने मुख्यमंत्री ही नहीं सभी को मुस्कुरा दिया। बाद में जब मीडिया ने बच्ची से पूछा कि कैसी रही मुलाकात, तो उसने खुशी से बताया, मैं योगी जी से मिलकर आई हूँ। मैंने उनसे कहा कि मेरा एडमिशन करवा दीजिए। उन्होंने कहा कि हाँ करवा दूंगा। उन्होंने मुझे बिस्कुट और चॉकलेट भी दी। योगी जी से क्या बात हुई योगी जी से? आपने क्या कहा? मैंने ये कहा था आप मेरे स्कूल में एडमिशन करवा दो। फिर उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा ये कहा ओके मैं करवा दूंगा। करवा दूंगा। बहुत अच्छा। कुछ खाने को भी दिया उन्होंने? क्या दिया बताइए आप? बिस्कुट और चॉकलेट। सीएम योगी अक्सर बच्चों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हैं, चाहे सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता का निरीक्षण हो, बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की बात हो या बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की योजना। सीएम योगी का फोकस बच्चों की शिक्षा और भलाई पर रहता है। योगी सरकार मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मिशन शक्ति, स्कूल चलो अभियान जैसी योजनाओं के जरिए यूपी के लाखों बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। ऐसे में बच्ची के साथ सीएम योगी का ये मानवीय संवाद उन योजनाओं की जमीनी जवाबदेही की एक मिसाल बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मुख्यमंत्री आवास पर जिस बच्ची से सीएम योगी ने जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान बातचीत की, उससे न्यूज़ 18 की टीम ने बातचीत की। 5 साल की वाची अपने माता पिता के साथ सीएम आवास पहुंची थी और वाची के माता पिता का कहना है कि उन्हें सीएम योगी के आश्वासन पर पूरा भरोसा है। हमारे साथ वही छोटी सी प्यारी सी बच्ची यहाँ पर मौजूद है। इससे बात करते हैं सीधे और जानेंगे कि किस तरह की बातचीत हुई, कैसा लगा। बेटा आपका क्या नाम है और आपकी एज क्या है? मेरा नाम है वाची। वाची, और एज क्या है आपकी? 5 ईयर्स। अच्छा, तो ये बताइए आज आप किससे मिलने गए थे? योगी जी से। योगी जी से मिलने गए थे, तो कैसा लगा मिलके उनसे? अच्छा। अच्छा लगा। अच्छा, योगी जी से मिलने गए थे, आपने तो काफी सारी बातें भी की हैं उनसे। हाँ, क्या कहा था आपने? मैंने ये कहा था आप मेरा स्कूल में एडमिशन करवा दो। एडमिशन? अच्छा, तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं करवा दूंगा। अच्छा, तो आपको अच्छा लगा योगी जी से बात करके? हाँ। डर तो नहीं लग रहा था? मम्मी ने पहले क्या बताया था कि किससे मिलने जा रहे हैं? योगी जी से। आप जानते थे पहले से योगी जी को, तो डर तो नहीं लग रहा था उनसे बात करके? अच्छा, योगी जी कैसे लगे? आपने उनसे बात की, उन्होंने भी आपसे बात की, आपको कैसे लगे कि वो कैसे हैं? बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे थे। और उन्होंने आपको कुछ दिया, चॉकलेट दी? योगी जी की अगर बात, योगी जी ने कहा है कि मेरी बेटी का एडमिशन हो जाना चाहिए तो हो जाना चाहिए। ये तो मैं उन पर पूरे विश्वास करके रखता हूँ कि हो सकता है कि योगी जी ने आदेश भी दे दिए हो और हो भी गया हो। बड़ी रोचक बातचीत हो रही थी, अब हर जगह ट्रेंड भी कर रही है, हर जो बातचीत हो रही थी। आपको कैसा लगा जो जिस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई? बहुत बढ़िया। देखो, बात करने का नजरिया अपने आप बनता है। बच्ची का अगर बिहेवियर सही है, वो ने बात करी अपने आप से, तो वो उसी से उसी की जगह आगे बढ़ेगा। ये बात तो मैं अपनी बच्ची पे कहूँगी। मुरादाबाद के 5 साल की वाची अपने माता पिता के साथ सीएम योगी से जनता दरबार में अपने एडमिशन की गुहार लगाने पहुंची थी। बच्ची ने सीएम योगी से अपने मासूम अंदाज में एडमिशन के लिए कहा था। सीएम योगी ने भी उससे प्यार से बातें की थी। उसके बाद फौरन बच्ची के एडमिशन कराने का आदेश दिया। मुरादाबाद के अमित कुमार अपनी बेटी वाची के एडमिशन के लिए पिछले 3 महीने से काफी परेशान थे। सीएम योगी से मिलने के बाद 3 घंटे के अंदर ही उसका समाधान हो गया। आरटीई के तहत सोमवार को दोपहर ही उसका एडमिशन मुरादाबाद के सीएल गुप्ता वर्ल्ड स्कूल में हो गया है और विद्यालय प्रशासन ने तत्काल इसकी जानकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी दे दी है। स्कूल प्रबंधन ने मुख्यमंत्री के आदेश का तत्काल पालन करते हुए बच्ची को प्रवेश दे दिया है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का बिगुल तो बच ही गया था, लेकिन कोर्ट ने इस पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया। मामला कोर्ट पहुंचने के बाद भी चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई।
उत्तराखंड में जिस नियमावली से चुनाव हो रहा था वही रोक का कारण बन गया। दिखाते हैं आपको। इससे पहले पंचायत चुनावों का शोरगुल शुरू होता हाईकोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। चीफ जस्टिस कोर्ट ने आरक्षण आवंटन नियमावली 2025 के गजट नहीं होने पर फिलहाल रोक लगा दी है, तो सरकार भी इस पर सही जवाब कोर्ट में दाखिल नहीं कर सकी। शुक्रवार को कोर्ट ने गजट अधिसूचना मांगी थी, लेकिन सोमवार को कोर्ट में ये दाखिल नहीं हो सकी। हालांकि सरकार ने कोर्ट को बताया कि चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है, अब रोक लगाना ठीक नहीं। लेकिन कोर्ट ने माना कि चुनाव के लिए बने नियम का गजट ही नहीं हुआ, जो कि गलत है। रूल्स के बाद इन्होंने सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट ऑर्डर्स भी निकाले थे, जिसके द्वारा इन्होंने सीट्स को रिजर्व किया है और ये भी मान लिया कि ये प्रथम चक्र माना जाएगा रिजर्वेशन का। क्योंकि सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स इन रूल्स पर बेस्ड थे, तो इसलिए माननीय न्यायालय ने पूरी ही प्रक्रिया पर रोक लगा दी और सरकार को जल्दी से जल्दी जवाब दाखिल करने का समय दिया है। दरअसल हाईकोर्ट में सरकार के 9 जून के रूल्स और 11 जून का चुनाव को लेकर जियो को चुनौती मिली थी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी भी की कि अगर गलत किया होगा तो चुनाव को रोका जा सकता है। बावजूद इसके राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट सुनवाई से पहले चुनाव की आचार संहिता लगा दी। इसी को सरकार ने कोर्ट में अपना डिफेंस बनाया, जो कोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि सरकार अब भी मान रही है कि कोर्ट से लगी रोक कोर्ट से ही हट जाएगा। वहीं पंचायती राज सचिव ने कहा कि गजट नोटिफिकेशन छपने गया है और मंगलवार को उसकी कॉपी कोर्ट में जमा कर दी जाएगी। उसमें कोर्ट ने हमसे जानकारी मांगी थी कि आप ये बताइएगा इसका गजट नोटिफिकेशन कब हुआ था। आज हमारे पास गजट नोटिफिकेशन उपलब्ध नहीं था, इसलिए कोर्ट ने जो है अंतरिम उसमें जो है आदेश पारित कर दिया है। जैसे हम गजट नोटिफिकेशन पेश करेंगे, उम्मीद है कि जो है कोर्ट जो है उस अंतरिम आदेश को जो है निरस्त कर दे। माननीय उच्च न्यायालय में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव में आरक्षण नियमावली 2025 के संबंध में इसके गजट नोटिफिकेशन न होने के कारण इस पर एक स्टे प्रदान किया गया है, जैसा कि हमारे महाधिवक्ता श्री बाबुलकर जी के। राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में आचार संहिता लगा दी ताकि ये केस बच सके, लेकिन आज जिस तरह से कोर्ट ने अपना आदेश दिया है उससे सवाल राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना पर भी उठने लगे हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। मऊ से खबर है, डीसीएम से 3.12 करोड़ का गांजा बरामद हुआ है। एसटीएफ ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। डीसीएम में घरेलू सामानों के बीच छुपाया गया था गांजा। घरेलू सामानों पर आर्मी अफसरों के नाम लिखे थे। डीसीएम पर लगा था ऑन आर्मी ड्यूटी का स्टिकर। असम से अलबरा नाम के युवक ने गांजा लोड कराया। बलिया के छोटू के बताए ठिकानों पर डिलीवरी देनी थी। और यहाँ वक्त हो गया एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।